देखो रिकॉर्डिंग को मैसेज किया स्क्रीन से। यस मैम। यस मैम। देखो हम लोग जो है इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे और उसपे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने चार शायद 3 जर्नल एंट्री करवाया था, बाकी 3 बाकी रख दिया था। ठीक है, टाइम नहीं था तो अभी हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को बोला था कि ब्रांच के बुक्स में जर्नल एंट्री करना था। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच के बुक्स में जर्नल एंट्री करना है और अगर कुछ रेक्टिफिकेशन होगा तो वो भी करना पड़ सकता है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो लास्ट हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 तक इसको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद से देखते हैं। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में हमें क्या दिया था ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया था, बोल रहा है कि Head office collected 10,000 directly from a customer on behalf of branch. ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस ने क्या किया है, 10,000 कलेक्ट किया है, बट नो इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच। लेकिन ब्रांच को इसका इंटीमेशन नहीं दिया गया है, तो हमें इसका एंट्री क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमें तो ब्रांच की बुक्स में एंट्री दिखाना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला बात है, अगर हम लोग इसको इंडिविजुअली थोड़ा सोच ले तो कैसे होगा। हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का बुक्स अगर ओपन होता है कि जो कि बोला नहीं है, हम लोग जस्ट समझने के लिए एक बार देख रहे हैं। हेड ऑफिस ने 10,000 कलेक्ट किया है कस्टमर का, जो कि ब्रांच का कस्टमर था। ठीक है, तो उस केस में हेड ऑफिस का एंट्री क्या होना चाहिए। उस केस में हेड ऑफिस एंट्री करेगा कि उसके पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेकिन वो टू डेटर नहीं कर सकता क्योंकि उसका डेटर तो था नहीं, क्यों, ये तो ब्रांच का डेटर था, मतलब ये पैसा वो खुद रख नहीं सकता है। एक्चुअली हेड ऑफिस के पास ही सारा चीज आ जाता है, लेकिन एक कैलकुलेशन का तो प्रोसेस होता है ना। तो हेड ऑफिस बोलेगा मैंने कैश कलेक्ट किया है ब्रांच के डेटर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैसा ब्रांच को मुझे लौटाना पड़ेगा, तो ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बुक्स में, इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच किसी ना किसी रीजन से या तो डेबिट या तो क्रेडिट होता है, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस किसी ना किसी रीजन से या तो डेबिट या तो क्रेडिट होता है। इस तरीके से एंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांच हेड ऑफिस बोलेगा कैश टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, और ब्रांच क्या बोलेगा, ब्रांच को देखो, ब्रांच को पता नहीं है क्योंकि उसने हेड ऑफिस ने उसे बताया नहीं, तो वो एंट्री नहीं किया। लेकिन अगर अभी हम लोग एंट्री कर देते हैं रेक्टिफाई करके, ब्रांच को भी एंट्री करना चाहिए, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच बोलेगा मेरा डेटर तो कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, जिसके पास से मैंने ड्यू दिखाया था उसे तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तो कैश नहीं आया कि हम कैश टू डेटर या बैंक टू डेटर करते, मेरा पैसा हेड ऑफिस के पास है, हम हेड ऑफिस से लेंगे, तो वो एंट्री करेगा ऐसे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, नॉर्मल जर्नल एंट्री है जैसे तुम लोग करते हो कभी। ठीक है, 11 12 में भी किए हो वैसा ही है, बस ये ब्रांच और हेड ऑफिस से रिलेटेड बात है। ठीक है, तो हमें तो बोला है ब्रांच क्या एंट्री करेगा, तो हम लोग लिखेंगे हेड ऑफिस टू डेटर, ये एंट्री करेगा, ये वाला हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर 10,000 being cash received from customer directly by head office, not recorded earlier। ये पहले रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था क्योंकि ब्रांच को पता ही नहीं था, हेड ऑफिस ने बताया ही नहीं कि उसने उसके बिहाफ में पैसा जो है कलेक्ट कर लिया है। तो अभी अगर हमें रेक्टिफाई करना है तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये एंट्री होना चाहिए और इसके अगेंस्ट में नैरेशन मैंने ऐसे लिखा है, तुम लोग जैसा चाहो लिख सकते हो। ठीक है, नैरेशन लिखना जो है वो तो नॉर्मल बात है कि हम लोगों को इस चीज को डिस्क्राइब करना होता है। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर में देखो बोल रहे हैं ए रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। ब्रांच ने रेमिटेंस भेजा है 15,000 हेड ऑफिस को। ठीक है,
तो इस केस में अगर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का हम लोग बुक्स ओपन करके एंट्री करना चाहे तो एंट्री हेड ऑफिस के बुक्स में होगा, ब्रांच के बुक्स में नहीं होगा। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट दिन जो है डिस्कशन कर लिया था। जब भी कुछ इन ट्रांजिट होता है, देखो इन ट्रांजिट इसीलिए क्योंकि इसने तो भेज दिया है बट इसके पास अभी तक जाके पहुंचा नहीं है, तो ये कैश इन ट्रांजिट है। कैश जो है वो ट्रांजिट में पड़ा हुआ है, अभी पहुंचा नहीं है। तो जो रिसीवर है उसके बुक्स में एंट्री होना चाहिए, यानी एंट्री इनके बुक्स में होना चाहिए। तो इनको एंट्री करना चाहिए कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच बोल के, ठीक है। लेकिन ये एंट्री जो है हेड ऑफिस के बुक्स में होगा। हम लोग का क्वेश्चन जो है ब्रांच के बुक्स में एंट्री करने बोला है, तो ब्रांच के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होने वाला है इस बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज लिख के दिखाना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था जब हम लोगों ने ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट कंप्लीट करके क्वेश्चन नंबर 1 किया था। यहाँ पर भी सेम चीज आया था। यहाँ पर ब्रांच रिसीवर था, तो रिसीवर की बुक्स में एंट्री होता है इन ट्रांजिट के केस में। ये देखो इस पे मैंने दो तुम लोगों को यहाँ एग्जाम्पल दिखाया था जिससे हम लोग ये बात को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे नो एंट्री, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। नो एंट्री, क्या ये लिखना पड़ेगा, जरूरी है? हाँ ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम लोग को लग रहा है कि अगर एंट्री नहीं है तो क्यों लिखेंगे, नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है ना ब्रांच के बुक्स में बताओ, तो हमें बताना पड़ेगा कि ब्रांच के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ये लिखना पड़ेगा। इसको लिखने पे नंबर है, ठीक है, और नहीं लिखने पे नंबर कटेगा। ये लिखना पड़ेगा कि ब्रांच के बुक्स में एंट्री नहीं होने वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट यानी कि जो लास्ट वाला है, देखो बोल रहा है ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। ब्रांच बी ने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस किया है ब्रांच बी के बिहाफ में, मतलब ये ब्रांच टू ब्रांच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जब भी कोई ब्रांच से ब्रांच में ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, जैसे यहाँ एडवर्टाइजमेंट बोला है, तो हमेशा हम लोग ये मानेंगे, मतलब देखो हमें यहाँ पर ब्रांच ए के बुक्स में एंट्री करना है। देखो यहाँ लिख दिया है ब्रांच ए, और यहाँ पर बोला है ब्रांच ए ने खर्चा किया है ब्रांच बी के बिहाफ में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। लेकिन कोई भी ब्रांच किसी ब्रांच के लिए कैसा भी एक्सपेंस करे या कुछ भी करे, उसको वो ये मानना है कि वो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है। तो एंट्री में हेड ऑफिस को इन्वॉल्व करना है, ना कि किसी और ब्रांच को, ताकि कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमें किसी तरीके का इश्यूज ना हो। ये भी मैंने तुम लोग को डिटेल्स में यहाँ पर जो पॉइंट आया था वहां पर मैंने बताया था कि जब भी किसी तरीके का इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस होता है तो हमें हमेशा हेड ऑफिस को इन्वॉल्व करके ही एंट्री दिखाना पड़ेगा। हम लोग किसी ब्रांच को इन्वॉल्व करके एंट्री नहीं दिखाएंगे, मतलब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को इन्वॉल्व करके एंट्री नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एंट्री क्या हो जाएगा, देखो सीधा बात है, ब्रांच ए ने ब्रांच बी के बिहाफ में एक्सपेंस किया, हम लोग को ब्रांच ए के बुक्स में एंट्री करना है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस किया है तो 3000 कैश आउटफ्लो हुआ होगा ब्रांच ए का, तो ब्रांच ए ऐसे लिखेगा टू कैश या बैंक, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कैश या बैंक लिखेगा 3000, ठीक है। और किसके लिए क्या है, ब्रांच बी के लिए क्या है। तो अगर हम लोग को ऐसा कोई रूल्स नहीं बताया जाता तो हम लोग क्या करते, ब्रांच बी डेबिट की, ब्रांच बी से बाद में ले लेंगे, उनके भी आप में एक्सपेंस किया है। लेकिन हेड ऑफिस बोल रहे नहीं, आप लोग खुद ब्रांच के अपने अपने बुक्स में मेरे अलावा किसी और का नाम मत रखो, मतलब किसी और ब्रांच का नाम मत रखो, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आपने मेरे कहने पे किया है तो ये पैसा हम आपको देंगे, ब्रांच भी नहीं देगा, तो मुझे डेबिट करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ये रूल्स होता है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 3000। और इसका नरेशन नॉर्मल जैसे लिखना है वही लिखेंगे, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच ए ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी, ठीक है। ब्रांच ए के बिहाफ में जो है पेड बाय ब्रांच ए ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी, ब्रांच बी के बिहाफ में ब्रांच ए ने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस पे किया, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का जो बाकी रह गया था, जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो वाला हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते कौन सा क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हम लोग पहले कर चुके हैं, वाइड स्प्रेड वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला हम लोग का हो चुका है। अच्छा, अब ये ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच का हिस्सा है नहीं, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच किसी का नहीं भाई कोई बात नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
ये वाला करेंगे। यहाँ पर भी सेम वही इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है जिसमें हमें एंट्री करके बताना है। बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस एंटिटी टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। ठीक है, हमें रेक्टिफाई करना है तो करना पड़ेगा या फिर एडजस्ट करना है तो करना पड़ेगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, इनकम ऑफ 2800 एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। बोल रहा है कि 2800 का इनकम एलोकेट हुआ है ब्रांच में, ठीक है, बाय हेड ऑफिस, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स, लेकिन ब्रांच की बुक्स में वो एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वाला हमें एंट्री करना। अच्छा, इसके आगे और एक क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, रुको ये देख लेते हैं। ये भी करना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। एक सेकेंड, और एक क्वेश्चन था वो देख लेते हैं, इलास्ट्रेशन वाला, उसके बाद ये वाला करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी है, वो वाला थोड़ा और भी प्रैक्टिस हो जाएगा। एक सेकेंड, हम देख लेते हैं वो क्वेश्चन, मुझे जो लग रहा है वो है कि नहीं। वो इलास्ट्रेशन 9 यहाँ पे, हाँ ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते पहले, इलास्ट्रेशन वाला, फिर वो वाला करेंगे। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। सेम कंसेप्ट है, वहां पर भी सेम कंसेप्ट है, पहले एक बार ये कर लेते हैं। बोला है ब्रांच पेड 5000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस सुपरवाइजर बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। मतलब देखो, हम लोग को तो एंट्री करने बोला है ब्रांच के बुक्स में, लेकिन अगर हम दोनों बुक्स दिखाते हैं तो कैसे होगा। ब्रांच ने 5000 सैलरी पे किया है टू हेड ऑफिस सुपरवाइजर, हेड ऑफिस के सुपरवाइजर को ब्रांच ने पे किया है। ठीक है, हो ही सकता है हेड ऑफिस अगर बोलेगा तो पे करना पड़ेगा ब्रांच को, बट द अमाउंट पेड बाय द ब्रांच डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। तो देखो सही एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच ने अगर हेड ऑफिस का खर्चा पे किया है तो ब्रांच बाद में वो हेड ऑफिस से ले लेगा। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना चाहिए उसे 5000, कि उसका 5000 का आउटफ्लो हुआ। हेड ऑफिस को क्या लिखना चाहिए, हेड ऑफिस को ये लिखना चाहिए कि सैलरी अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखना चाहिए, टू ब्रांच, ब्रांच को बाद में ये पैसा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये एंट्री होना चाहिए था, बट ब्रांच ने क्या एंट्री किया है, बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, मतलब हेड ऑफिस को डेबिट नहीं करके ब्रांच ने ऐसे लिख दिया है सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्रेडिट में टू कैश हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें रेक्टिफाई करना है, हम लोग को तो ब्रांच की बुक्स में एंट्री डालना है। ठीक है, तो ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होना चाहिए, अब ये जो है ये तो गलत एंट्री हो चुका है, तो रेक्टिफाइड एंट्री देना पड़ेगा। टू कैश होना चाहिए, टू कैश हुआ है, तो इसे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम लोगों ने टू कैश पहले भी सही किया है, तो और दोबारा सही नहीं करना है। जैसे तुम लोग कुछ भी कैलकुलेशन करते हो वो अगर सही होता है उसे थोड़ी ना सही करना होता है, अगर कुछ गलत कर दियो तो उसे सही करना होता है। तो गलत क्या किया है, हेड ऑफिस को डेबिट करना चाहिए था, सैलरी को डेबिट कर दिया। तो अभी हेड ऑफिस को डेबिट किया जाएगा और सैलरी जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करके कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में कैंसिल आउट करने के लिए तो हम लोग काट नहीं सकते हैं, हमें डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी 5000, ये एंट्री होना चाहिए। हमें सिर्फ ब्रांच की बुक्स में बोला है तो हम लोग वही दिखाएंगे, हेड ऑफिस तो हम लोग को बोला नहीं गया। तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 9, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच फर्स्ट एंट्री होगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हम एच ओ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जब लिखोगे पूरा लिखना, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अभी चाहो तो ऐसे लिख लो, लेकिन जब एग्जाम वगैरह में लिखोगे पूरा लिखने से बेटर हो। 5000 और ये हो गया 5000, ये 5000 बी द रेक्टिफिकेशन ऑफ सैलरी पेड ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ सैलरी कर दिया है एंट्री में, जो कि बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस के बिहाफ में ब्रांच ने पे किया। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या बोला है।
asset purchased by branch for 25,000 but asset account was retained in head office books, ऐसा हुआ है, ठीक है। एसेट परचेस जो है ब्रांच ने किया है इतने पैसे से, लेकिन एसेट का जो लेजर है, अकाउंट मतलब लेजर, वो कौन मेंटेन कर रहा है? रिटेन मतलब रखना, कौन रख रहा है? हेड ऑफिस। मतलब अगर हम लोग यहाँ एक हेड ऑफिस बनाते हैं, यहाँ एक ब्रांच बनाते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन का एंट्री कैसे होना चाहिए? तो परचेस अगर ब्रांच ने किया है तो उसका कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है, या तो टू कैश होगा या तो बैंक होगा। और बाई चांस अगर क्रेडिट में परचेस हुआ है, क्योंकि हमें बोला नहीं है कि परचेस कैसे हुआ है, बोला है फॉर 25,000 कैश परचेस, क्योंकि नहीं बोला है तो हम लोग यहाँ पर क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन खरीदा क्या है? एसेट। अब एसेट को डेबिट नहीं कर सकता है क्योंकि ये एसेट का अकाउंट यानी जो लेजर है वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। ऐसा हम लोगों ने इंडिपेंडेंट ब्रांच के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को जो भी जो है जर्नल एंट्री करवाया था, वहां पर देखोगे इस तरीके का लास्ट में 3-3 पॉइंट मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एसेट जो है ये मेंटेन कर रहा है एसेट का अकाउंट, तो ये लिखेगा एसेट अकाउंट डेबिट। हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा था एसेट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट कैसे फुलफिल होगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का आना और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का आना ये नॉर्मल बात है, ठीक है। तो ये हेड ऑफिस डेबिट हो जाएगा यहाँ पर 25,000, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं, एक ट्रांजैक्शन हुआ उसका एंट्री हमें करना पड़ेगा, तो हम लोग कर देते हैं। ये एंट्री नहीं हुआ है तो ये एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? हेड ऑफिस टू कैश बैंक या क्रेडिटर, ये वाला लिखेंगे क्योंकि हम लोग को ब्रांच के बुक्स में एंट्री करने बोला है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश और बैंक और क्रेडिटर 25,000 being asset purchased by branch but account retained at head office books, ऐसे लिख सकते हैं। एसेट जो है वो परचेज हुआ है ब्रांच के यहाँ पर, लेकिन उसका लेजर कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। क्या ऐसा हम लोगों ने किया था? देखो ना, किया था। कितना सारा मैंने एग्जाम्पल लिखवाया ना, जब यहाँ पर कैलकुलेशन करवाइए इस तरीके का एंट्री होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोग का हो गया सेकेंड नंबर। चलो थर्ड नंबर में देखते हैं। ए रेमिटेंस ऑफ 8,000 सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। एक रेमिटेंस हुआ था, ठीक है, जो कि ब्रांच ने किया था हेड ऑफिस को, लेकिन हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि फिर रिपोर्ट इन ट्रांजिट में है, कैश इन ट्रांजिट, ठीक है। तो 8,000 कैश इन ट्रांजिट है, रिसीवर पार्टी को एंट्री करना चाहिए। रिसीवर कौन है? हेड ऑफिस है। तो हम लोग को हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री करना है, ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री नहीं करना है, क्योंकि हमें ब्रांच का बुक्स बनाने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच के बुक्स में किसी तरीके का एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर देखते हैं क्या बोला है। फोर्थ नंबर में हेड ऑफिस कलेक्टेड 25,000 डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच के कस्टमर से डायरेक्टली 25,000 लिया है, बट फेल्स टू गिव द इंटीमेशन टू ब्रांच। मतलब ब्रांच में ओमिशन दिखेगा। ब्रांच को अगर पता ही नहीं है कि हेड ऑफिस ने उसके बिहाफ में उसके कस्टमर से जो है कैश कलेक्ट कर लिया है, तो फिर ब्रांच का तो यहाँ पर एंट्री 0 होगा। तो हमें वो एंट्री पास करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? ओमिशन के बदले जो एंट्री होना चाहिए वो होगा। देखो हेड ऑफिस ने एंट्री क्या किया? जब हेड ऑफिस ने पैसा लिया तो हेड ऑफिस ने ये एंट्री किया होगा कि कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी लिखेंगे हम लोग, 25,000 टू ब्रांच डेटर, ठीक है। खुद का डेटर तो नहीं है, टू क्या हो जाएगा? टू ब्रांच डेटर, ऐसे करके वो लिख सकते हैं। या फिर ब्रांच को भेजना है तो टू ब्रांच लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे टू ब्रांच, ब्रांच को भेजना है, ठीक है। ब्रांच डेटर तब लिखेंगे ना जब उनके पास ब्रांच का लेजर होगा, ऐसा तो हमें बोला नहीं है। तो कैश टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस ने कलेक्ट किया है, ये पैसा उनको पता है ये ब्रांच में सेटल डाउन होने वाला है। ब्रांच को इस बात का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो ब्रांच ने कोई एंट्री नहीं डाला, तो ये रेक्टिफिकेशन फॉर ओमिशन होगा। तो अब अगर हमें पता चल गया है तो ब्रांच का एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे? तो हेड ऑफिस बोलेगा, सॉरी ब्रांच बोलेगा मेरा डेटर का लेजर मुझे
कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब डेटर डेबिट था, डेटर ने पेमेंट कर दिया तो फिर डेटर को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 25,000 पैसा। हम कैश अभी नहीं लिख सकते क्योंकि मुझे डेटर तो दे नहीं रहा है, मुझे वो हेड ऑफिस से मिलेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होना चाहिए। देखो अगर सीधा सीधा ब्रांच कर लेता तो कैश टू डेटर होता, बीच में ये हेड ऑफिस और ब्रांच का कुछ झमेला होता ही नहीं। तो हेड ऑफिस टू डेटर ये एंट्री होना चाहिए, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर 25,000 से एंट्री हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर 25,000 being the amount of branch debtor collected by head office। ठीक है, अभी पता चल गया है कि ब्रांच का डेटर का पैसा हेड ऑफिस ने लिया है, तो ब्रांच अपने बुक्स में ऐसा एंट्री पास कर देगा। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर जो कि लास्ट एंट्री है, रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच 5,000 नॉट एंटर्ड इन द ब्रांच बुक्स। मतलब वही ओमिशन वाला केस, अगर हेड ऑफिस ने रेमिट किया है फंड 5,000 तो ब्रांच को ये पैसा मिला होगा, तो ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, जिसने दिया है उसको क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 5,000 5,000 being remittance of fund by head office to branch, being remittance of funds by head office to branch। ठीक है, हेड ऑफिस ने क्या किया है, ब्रांच को फंड रेमिट किया है, तो ये एंट्री हो जाएगा। और अगर हमें हेड ऑफिस का पूछता, क्योंकि मैंने बाकी सब में भी हेड ऑफिस बताया तो ये भी बता देते, हेड ऑफिस ने रेमिट किया है तो उसका टू कैश या बैंक होगा, उसका आउटफ्लो हो रहा है कैश का। ठीक है, और दे किसे रहा है, ब्रांच को, तो ब्रांच को डेबिट करेगा। ठीक है, ब्रांच को डेबिट करेगा 5,000 से। तो इस तरीके से एंट्री होता है। तो ये हेड ऑफिस के बुक्स में, ब्रांच के बुक्स में ये एंट्री नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने ये एंट्री कर दिया। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का इंडिपेंडेंट ब्रांच का एंट्री हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे इलास्ट्रेशन पे। ठीक है, काफी सारा हम लोगों ने एंट्री वाला क्वेश्चन किया, क्योंकि देखो ये एंट्री बेस्ड था इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो एंट्री पे हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया। देख लो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 3 थोड़ा सा अलग था, लास्ट दिन हम लोगों ने किया। फोर्थ नंबर वो भी लास्ट में एंट्री था, ये एक कैलकुलेशन जैसा था। फोर्थ नंबर भी एंट्री था। अभी जो हम लोगों ने नाइन्थ नंबर किया ये भी एंट्री है। अब थोड़ा सा एंट्री से हटके क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये इलास्ट्रेशन 10 ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें क्या होना है, लेकिन उसके पहले हम लोग को थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है कि एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में देखो दो पार्टी है, हेड ऑफिस का और ब्रांच, दोनों का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पर प्रिपेयर करना है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब ना तो सिर्फ हेड ऑफिस का बैलेंस शीट, ना तो ब्रांच का, दोनों का मिला के। ठीक है, जिसको कॉन्सोलिडेट बोलते हैं। अंडरटेकिंग मतलब फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो एज ए होल आर टू बी डन। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों चीजों को मिला के जो है एक फाइनल बैलेंस शीट बना के दिखाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बोला है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज एट 31 December 2001 हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर लिमिटेड। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मेजर लिमिटेड, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट से ये ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है। And its branch at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to preparation of balance sheet for the undertaking as a whole are to be done। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। दिया हुआ है शेयर कैपिटल, देखो जिसमें सिर्फ हेड ऑफिस के जगह पे तुम लोग को अमाउंट दिखेगा। देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट में एंट्री होगा, उसका डेबिट में होता नहीं है। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट आइटम क्या क्या होता है, कोई भी गेन या फिर इनकम या फिर लाइबिलिटी। ठीक है, ये हम लोग का होता है शेयर कैपिटल सॉरी क्रेडिट आइटम ट्रायल बैलेंस में। और डेबिट आइटम में आ जाता है एसेट और
एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये देखो शेयर कैपिटल हम लोग का लाइबिलिटी है यहाँ पर। अब हेड ऑफिस में दिख रहा है, ब्रांच में नहीं दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं। नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन मेन है, जो हेड ऑफिस है, वही जो है शेयर इशू कर रही होगी, ठीक है। ब्रांच तो और शेयर इशू नहीं करेगा नॉर्मली। फिर देखो फिक्स्ड एसेट दोनों का हो सकता है, ये दो और नहीं भी हो सकता है, तो हेड ऑफिस का तो होगा ही होगा, ब्रांच में भी है। करेंट एसेट देखो इनका इतना है, ठीक है, और इनका इतना है। इस पे एक नोट बना हुआ है, तो देखेंगे कि नोट किस लिए बना हुआ है। करेंट लाइबिलिटीज इनका इतना, इनका इतना। अब करेंट एसेट में क्या क्या हो सकता है, डेटर, स्टॉक, कैश, जो कि हमें बोला नहीं है, बाकी नोट्स में देख लेंगे क्या है इनका करेंट एसेट में। फिर बोला है करेंट लाइबिलिटी स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, जब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को स्टॉक के प्राइस को बढ़ा के भेज देता है, मतलब लोडिंग लगा के। तुम लोग कभी कंसाइनमेंट पढ़े होगे, ठीक है, तो वहां लोडिंग लगा के जैसे कंसाइनर कंसाइनी को स्टॉक भेजता है, वो इसीलिए भेजता है ताकि कंसाइनी को ये पता ना चले कि एक्चुअली वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी होगा। हेड ऑफिस मान लो 100 रुपए का स्टॉक को 110 बोल के अपने ब्रांच को भेज दे रहा है, तो ब्रांच क्या करेगा, वो जब बेचना चाहेगा तो वो 110 के ऊपर बेचने का कोशिश करेगा। इससे क्या होता है कि प्रॉफिट ज्यादा होने का चांसेस होता है। तो हेड ऑफिस हमेशा रिवील नहीं करना चाहता है अपना कॉस्ट प्राइस ब्रांच को, तो वो चाहे तो लोडिंग लगा के भेज सकता है। इस लोडिंग को ही रिजर्व बोलते हैं। तो देखो अब कोई स्टॉक अगर बिका नहीं, मान लो 100 रुपए का स्टॉक 110 लगा के भेजा गया था, वो स्टॉक नहीं बिका, तो ये 10 रुपए का प्रॉफिट जो झूठ मूठ का इसमें एडेड है, मतलब ये रीजन से उन्होंने ऐड किया था, लेकिन जब फाइनल जो है हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को इसमें से ये जो लोडिंग है 10 रुपीज वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें गलत प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट हमें सही नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे कि देखो मान लो 100 रुपए का दो स्टॉक भेजा गया था 110 करके, तो ये कितना हो जाएगा 220, ठीक है। अगर इसका एक नॉर्मल ट्रेडिंग ही बना के तुम लोग को दिखाते हैं, देखो जब ब्रांच रिसीव किया होगा वो लिखेगा 220 का स्टॉक मुझे मिला। अब मान लो उसने एक एक स्टॉक 150 में बेच दिया, 110 का स्टॉक, क्योंकि उसे तो पता है भाई 110 का है, 100 का है उसे नहीं पता। अब मान लो उसने एक 110 वाला स्टॉक 150 में बेच दिया, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना उसे लग रहा है 40 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 110 का चीज अगर 150 में सेल होता है, ठीक है, उसके लिए कॉस्ट प्राइस तो ये है। अब ये देखो यहाँ पर कितना आ गया 360, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, एक स्टॉक जो बचा हुआ है 110, तो ये भी देखो यहाँ पर हो गया 260, मैच हो गया, ठीक है। तो 40 रुपीज का प्रॉफिट ये ब्रांच बोल रहा है, लेकिन हेड ऑफिस को तो पता है कितना हुआ है, 100 का चीज जो है 150 में बिका है, तो हेड ऑफिस को पता है कि प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट एक्चुअली 50 रुपीज का है, 40 का नहीं है, और भी 10 रुपए ज्यादा है। तो उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको दिखाने के लिए हम लोग को ये जो क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व यानी जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। और स्टॉक रिजर्व कैसे एलिमिनेट किया जाता है, जिधर स्टॉक रिजर्व दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है तो इधर दिख रहा है, इसके ऑपोजिट हैंड में, मतलब यहाँ पर 10 रुपीज अगर दिखा देंगे तो ये देखो ये 370 हो जाएगा, ठीक है, ये 370 हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको एलिमिनेट करके जो है प्रॉफिट को सही दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है कि हम लोगों को क्यों इसको एलिमिनेट करना जरूरी होता है। तो जब एलिमिनेट करते हैं तो उसे लोडिंग भी लिख सकते हो, स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो। बोल रहा है कि स्टॉक रिजर्व जो है 1 जनवरी को वो कुछ इतना दिख रहा है 693, रेवेन्यू अकाउंट इतना, मतलब सेल का अकाउंट, और ये देखो ब्रांच का अकाउंट, और ये देखो हेड ऑफिस का अकाउंट, मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट। ये कैसे जनरेट होता है, वो तो होगा ही, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच में जब भी ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का लेजर, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का लेजर आ ही जाता है। जैसे हम तुम लोग को दिखा देते हैं, ये देखो लास्ट दिन जब हम लोगों ने सीखा था, तो देखो एकदम एंट्री 1 से अगर देखोगे, ब्रांच हेड ऑफिस की बुक्स में ये देखो ब्रांच डेबिट हुआ, ब्रांच क्रेडिट हुआ, फिर डेबिट हुआ है, फिर डेबिट हुआ है। सेम तरीके से ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस, ये रहा हेड ऑफिस, ये रहा हेड ऑफिस, ये रहा। तो जब लेजर बनेगा तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का। लेकिन एक चीज ऑब्वियसली होना चाहिए, ये दोनों वैल्यू जो है ऑपोजिट एंड इक्वल होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू जो है हमेशा ऑपोजिट, मतलब ये अगर डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा, और ये इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों, जैसे कि देखो मान लो मिस्टर ए हम लोग के डेटर भी है क्रेडिटर भी है। ऐसा हो सकता है कि हम लोग मिस्टर ए से सामान लेते भी और उनको सामान बेचते भी है, ठीक है। अब अगर हम लोग अपने बुक्स में मिस्टर ए का
लेजर बनाएंगे तो वो कैसे देखने में होगा, अगर हम लोग अपने बुक्स में मिस्टर ए का लेजर बनाएंगे तो वो हम लोग का एज ए डेटर भी अपियर करेगा, एज ए क्रेडिटर भी अपियर करेगा, ठीक है। तो देखो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, देखो हम दिखाते हैं। जैसे मान लो मिस्टर ए को हम लोगों ने एज ए क्रेडिटर अगर ओपन किया, ठीक है, और मिस्टर ए को एज ए डेटर बनाया, ठीक है, तो डेटर से अगर पैसा, देखो मान लो हम लोगों ने मिस्टर ए को सेल किया है कितने का, मान लो सेल किया है 100 रुपए का, तो डेटर टू सेल्स 100, ठीक है, और उनको उनसे कैश रिसीव हुआ है सपोज की 80 रुपीज, ठीक है, तो फिर बाई बैलेंस सीडी कितना दिखेगा, 20 रुपीज, मतलब इतना रिसीवेबल है, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है एक्चुअली डेटर भी है क्रेडिटर भी है, ऐसा मत करो, देखो हम लोग मान लो मिस्टर ए को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे बुक्स में मिस्टर ए डेटर है, लेकिन मिस्टर ए अपने बुक्स में हम लोगों को क्रेडिटर बनाएगा, ठीक है। तो वो कैसे बोलेंगे, वो बोलेंगे मैंने परचेज किया कितने का, 100 रुपए का, मैंने बोला मैंने सेल किया मिस्टर ए को, मिस्टर ए अपने बुक्स में मुझे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बनाएंगे, हम मैंने परचेज किया है बोल के, बाई परचेज, ठीक है, और जितना पे किया टू कैश बोल के दिखा देंगे 80 रुपीज, ठीक है। तो टू बैलेंस सीडी मतलब मिस्टर ए के बुक्स में निकल के आ रहा है कि उनको मुझे 20 रुपया देना है, सेम तरीके से हम बोलेंगे मुझे मिस्टर ए से 20 रुपए मिलने वाला है, ऐसा हमें समझना है, ठीक है। तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन जैसे होता है, तो वैसे ही मान लो कि अगर मिस्टर ए का लेजर, मिस्टर ए हमारे डेटर है, तो हम लोगों ने अपने बुक्स में उसे डेटर की तरह ओपन किया है, लेकिन मिस्टर ए अपने बुक्स में हमें क्रेडिटर की तरह ओपन करेंगे। तो देखो मैं मेरे हिसाब से रिसीवेबल 20, उनके हिसाब से पेबल 20, तो अमाउंट तो सेम ही दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जितने का सेल किया वो भी उतने का ही परचेज रिकॉर्ड करेंगे, मेरे साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका बात कर रहे हैं। तो फिर 20 तो देखो ऑपोजिट और इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो हुआ, ऑपोजिट कैसे, देखो इनके लिए पेबल है मेरे लिए रिसीवेबल है, तो सेम तरीके से अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो दोनों के बुक्स में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है, वो दोनों का ऑपोजिट होना चाहिए, एज वेल एज सेम भी होना चाहिए, अलग नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ अलग है। ऐसा क्यों, अलग इसीलिए है, इसका मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अलग होना नहीं चाहिए, अलग होना पॉसिबल नहीं है, एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। फिर बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स इन बोथ सेट ऑफ बुक्स, हमें क्या करना है, जो है लेजर बना के दिखाना है दोनों के बुक्स में, मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का, और यहाँ पर कुछ हमें नोट्स, जो नोट यहाँ पर दिया था ना, नोट नंबर 1 2 3, वो सारे नोट नंबर हमें पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10%, ये बता दिया है कि हेड ऑफिस अपने पास से जब भी ब्रांच को स्टॉक भेजता है तो 100 रुपए का स्टॉक होता है, तो उसमें 10 का लोडिंग लगा के 110 पे भेजता है। बोथ रेवेन्यू अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस चार्ज, हमें दोनों रेवेन्यू अकाउंट जो ऊपर दिए गए हैं बैलेंस बोल रहा है वो कैसे प्रिपेयर किया गया है, ये जो प्राइस पे इनको भेजा गया था स्टॉक उस बेसिस पे, रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 1 Jan 2001, ठीक है। ये जो नोट नंबर 2 है, ठीक है, वो किस बात का है, बोल रहा है कि हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच, ब्रांच के पास हेड ऑफिस का जो भी गुड्स पड़ा हुआ है ऑन 1 Jan 2001 का, मतलब ये जो नोट नंबर 2 है, स्टॉक रिजर्व जो दिख रहा है इतना, ये वो स्टॉक का रिजर्व है जो हेड ऑफिस ने कभी ब्रांच को भेजा था, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा, एक बार जस्ट पॉइंट हम लोग गो थ्रू करते। फिर बोल रहा है इंक्लूडेड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4565, ये नोट नंबर 3 में कुछ बोला था, वो देखो नोट नंबर 3 करेंट एसेट में था, देखो करेंट एसेट फॉर ब्रांच, ठीक है, ब्रांच का करेंट एसेट नोट नंबर 3। अब इसमें बोला है कि हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजा था उसका स्टॉक इंक्लूडेड है, क्योंकि देखो करेंट एसेट में तो स्टॉक आएगा ही, ठीक है, स्टॉक आएगा, डेटर आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, लेकिन हमें तो इंडिविजुअली बोला नहीं क्या है, एक आइटम क्या है वो जरूर बोला है, दैट इज स्टॉक। तो ये देखो बोल रहा है कि ये जो करेंट एसेट है इसमें 4565 रुपीज का स्टॉक इंक्लूडेड है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा होगा, और ये भी जो है लोडिंग लगाया हुआ होगा, मतलब इनवॉइस प्राइस जिसको बोलते हैं, मतलब ब्रांच तो जब भी रिसीव करता है हेड ऑफिस से 110 पे करता है, तो ये इसमें भी लोडिंग जरूर लगा हुआ होगा।
गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, और अलग से हमें बताया है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस से कितना स्टॉक लिया है 3641, लेकिन ये इन ट्रांजिट में है, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट एट 31 December 2001 एज वाज आल्सो ए रेमिटेंस ऑफ 3500 फ्रॉम द ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं गुड्स इनवॉइस्ड कर दिया था हेड ऑफिस ने ब्रांच को इतने का, जो कि ट्रांजिट में है 31 December 2001 तक, और इसके साथ साथ एक रेमिटेंस 3500 का, वो भी ट्रांजिट में है, ये बोला है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फिफ्थ नंबर पॉइंट, 31 December 2001 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वेर रिफ्लेक्ट इन द हेड ऑफिस बुक्स बट अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच। बोल रहे 31 December 2001 में ये ट्रांजैक्शंस जो है रिफ्लेक्ट हुआ था हेड ऑफिस के बुक्स में, लेकिन ब्रांच के बुक्स में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। क्या था ट्रांजैक्शन? परचेज प्राइस ऑफ ए लॉरी 2500 which reached the branch on December 25th, a sum received on December 30th 2001 from one of the branch debtor 750। अच्छा, बोल रहा है कि एक लॉरी परचेज हुआ था जो कि ब्रांच के पास जा पहुंचा 25 दिसंबर को। ठीक है, और उसके अलावा और एक ट्रांजैक्शन है, एक अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 30 दिसंबर को फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर 750। एक ब्रांच डेटर ने 750 रुपीज 30 दिसंबर को पेमेंट किया है। तो ये एंट्री ब्रांच के बुक्स में नहीं हुआ है, हेड ऑफिस के बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ब्रांच के बुक्स में नहीं हुआ है। इसका क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बस इतना ही क्वेश्चन बताया है। ठीक है, फिर ये सारी चीजों को एडजस्ट करके हमें बेसिकली प्रिपेयर क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट फॉर द अंडरटेकिंग एज ए होल आर टू बी डन। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, सबसे पहले हम नोट लिखवाते हैं। चलो, जो मैंने अभी तक समझाया कि ब्रांच का जो वैल्यूज है, सबसे पहले इस तरीके की चीजों को करने के लिए हमें देखना चाहिए ब्रांच और हेड ऑफिस के बुक्स का जो डेटा है वो ऑपोजिट होना चाहिए और उसके साथ साथ इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले रूल्स लिखवाते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले नोट वन, whenever branch is debited in head office books, the head office is credited in branch books and vice versa। मतलब बोल रहा है कि जब भी ब्रांच डेबिट होगा हेड ऑफिस की बुक्स में, अगर किसी रीजन से ब्रांच डेबिट हो रहा है तो हेड ऑफिस क्रेडिट होगा ब्रांच की बुक्स में, या फिर उल्टा। ठीक है, अगर ब्रांच क्रेडिट हो रहा है हेड ऑफिस के बुक्स में तो हेड ऑफिस जो है ब्रांच की बुक्स में डेबिट होगा, इसीलिए वाइस वर्सा लिखा है। हेंस वी कैन conclude that head office balance in branch books and branch balance in head office books will be equal and opposite। तो अगर ऐसा ही होता है तो फिर हमेशा क्या होगा, हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि हेड ऑफिस का बैलेंस ब्रांच के बुक्स में और ब्रांच का बैलेंस हेड ऑफिस के बुक्स में इक्वल और ऑपोजिट होगा। देखो, जब भी ब्रांच डेबिट होता है, देखो हेड ऑफिस क्रेडिट होगा। देख लो यहाँ पर कोई भी एंट्री उठा के देख लो, यहाँ ब्रांच डेबिट हुआ है हेड ऑफिस के बुक्स में, तो फिर ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस जरूर क्रेडिट हुआ होगा। यहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ देखो डेबिट हुआ होगा, यहाँ डेबिट हुआ है यहाँ क्रेडिट हुआ होगा। तो वही बोल रहा है कि अगर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच डेबिट हुआ तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस क्रेडिट, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच क्रेडिट हुआ तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस डेबिट, इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा वही चीज बोला है, तो इसका मतलब ओवरऑल जब लेजर बना के बैलेंस कर दिया जाएगा तो टोटल ऑपोजिट और इक्वल होगा। फिर नोट नंबर 2,
since branch prepare its own trial balance and head office its own trial balance, hence we need to hence we need to consolidate both of the accounts for the purpose of financial statement. बताते हैं क्या लिखे हैं। बोल रहा है सिंस ब्रांच प्रिपेयर इट्स ओन ट्रायल बैलेंस। अब देखो ये बात क्यों आ रहा है, ये तो हमारा टॉपिक का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट ही था कि इंडिपेंडेंट ब्रांच तो तभी होगा ना जब ब्रांच अपना फाइनल अकाउंट्स खुद बनाएगा। फाइनल अकाउंट्स खुद बनाने का मतलब है ट्रायल बैलेंस भी खुद बनाया होगा, जर्नल लेजर मतलब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करता है, तभी इंडिपेंडेंट ब्रांच। और हम लोग वही पढ़ रहे हैं। सिंस ब्रांच प्रिपेयर इट्स ओन ट्रायल बैलेंस एंड हेड ऑफ इट्स ओन ट्रायल बैलेंस, हेंस वी नीड टू कॉन्सोलिडेट। क्योंकि देखो कॉन्सोलिडेट करना जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन का 5, 10, 15 अगर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा या जो भी बने, ठीक है, तो फिर जो इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, डेटर है, या फिर जो अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है, शेयर होल्डर है, उनके लिए काफी दिक्कत होता है। तो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनना चाहिए। तो वही बोल रहा है हेंस वी नीड टू कॉन्सोलिडेट बोथ ऑफ द अकाउंट्स फॉर पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम लोग एक कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। तो वो पर्पस हमें यहाँ पर फुलफिल करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नोट नंबर 3, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अप्लाइड फॉर कंसोलिडेशन। तो अगर कंसोलिडेशन करना है तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप 1, पहला, चेक बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच इन ट्रायल बैलेंस आर equal and opposite or not। बोला है कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस और ब्रांच, जो ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वो इक्वल और ऑपोजिट है या नहीं। जैसे कि इसमें मैंने बोला देखो, ब्रांच के हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट ऑपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों को सबसे पहले चेक करना चाहिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रांजैक्शंस का एडिशन डिलीशन कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन का जरूरत है, नहीं तो ये हमेशा ऑपोजिट और इक्वल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। देन रिकंसाइल एंट्रीज should be journalized to rectify pending entries।
मतलब क्या बोल रहा है, देखो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस हम लोग का ऑपोजिट और इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा कहाँ पर क्या गलत है, क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि कैश बुक में बैंक का लेजर का बैलेंस और पासबुक में जो बैंक मतलब पासबुक जो बैंक मेंटेन करता है वहां पर जो हमारा बैलेंस है वो सेम होता है। नहीं होता है तो हम लोग रिकंसाइल करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो गया जो मिसमैच हो रहा है। मिसमैच तो होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर भी सेम वही रिकंसिलिएशन एंट्रीज हमें यहाँ पर जर्नलाइज करना पड़ेगा, और अगर कुछ पेंडिंग एंट्रीज है उसे हमें रेक्टिफाई कर देना पड़ेगा, मतलब कुछ ओमिशन का अगर बात है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे हमें क्या करना है, फॉर ट्रांजिट और इन ट्रांजिट आइटम entry should be in books of receiver. Entry should be in books of receiver. ठीक है। तो जब ट्रांजिट आइटम होगा, जैसे कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, ये मैंने पहले भी बता रखा है, हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी कर लिया कि जब भी इन ट्रांजिट आइटम हो तो वो हमेशा इन द बुक्स ऑफ रिसीवर हम लोगों का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर ये जो नोट्स लिखा उसी बेसिस पे हम लोग को ये क्वेश्चन करने बोला है। जो क्वेश्चन मैंने एक बार तुम लोग को पढ़ के बता दिया, हमें क्या करना है, प्रिपेयर क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स इन बोथ सेट ऑफ बुक्स। तो हमें क्या करना है, हेड ऑफिस के बुक्स में और ब्रांच के बुक्स में जो भी नेसेसरी लेजर ओपन करना है वो लेजर्स हमें ओपन करके दिखाना है। हम लोग को सिर्फ लेजर ओपन करना है, बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर रिक्वायर्ड बोल के नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर ये कैलकुलेट करने नहीं बोला, यहाँ पर बोला क्या था एक बार देख लेते फिर से। Following trial balances as on 31st December 2001 have been extracted from the books of Major Limited and its branch at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to preparation of balance sheet। ठीक है, बोल रहा है कि बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करेंगे लेकिन उसके पहले कोई भी एडजस्टमेंट का अगर जरूरत है तो हमें करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जब पूरे अंडरटेकिंग का बैलेंस शीट बनाए वो हमारा सही बने। फिर हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया, फिर बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड, हमें अभी क्या करना है, रिकॉर्ड करना है फॉलोइंग, मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस है इसमें से अगर कुछ गलत रिकॉर्ड हुआ है या अनरिकॉर्डेड हुआ है वो रिकॉर्ड करके दिखाना है। और कैसे, जर्नल करके दिखाना है नहीं, एप्रोप्रिएट लेजर बना के दिखाना है, लेजर अकाउंट्स इन बोथ सेट ऑफ बुक्स। तो हम लोग क्या क्या लेजर अकाउंट बनाए, तो देखो हम लोग नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाएंगे, स्पेशली जो हमारा एडजस्टमेंट है उसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो शेयर कैपिटल का भी लेजर बन सकता है, अगर शेयर कैपिटल का लेजर बनाओगे हेड ऑफिस के बुक्स में तो वो कैसे दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। जैसे कैपिटल को ब्रॉट डाउन करते 1,50,000, और तुम लोग अगर देखोगे नीचे शेयर कैपिटल लेके कुछ भी नहीं बोला हुआ था तो टू बैलेंस सीडी बोल के ये क्लोज हो जाएगा 1,50,000, ठीक है, इस तरीके से। अगर हेड ऑफिस के बुक्स का फिक्स्ड एसेट बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, टू बैलेंस बीडी ये वाला अमाउंट लिखोगे, फिर बाई बैलेंस सीडी बोल के क्लोज कर दोगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट पे भी हमारे लिए कोई अलग से डेटा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला बैलेंस कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि उसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। सेम फॉर ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ठीक है। लेकिन करेंट एसेट उसमें यहाँ हमें नोट्स दिया हुआ है, तो हमें करेंट एसेट का जो है ब्रांच का अकाउंट बनाना चाहिए। अगर हेड ऑफिस का बनाते हैं तो उसमें हमारा खास कुछ फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्लोजिंग में इसी को लिख के क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारे लिए और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं कि इस पे कोई इम्पैक्ट आएगा। तो क्यों ना हम लोग वही एप्रोप्रिएट लेजर बनाए जिसपे कुछ ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट आएगा। अगर कोई लेजर ऐसा हो रहा है कि ओपनिंग बैलेंस से जाएगा, क्लोजिंग वही वाले बैलेंस से क्लोज होगा, तो उसको बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही सारे लेजर बनाएंगे जिसपे कोई ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट हमें दिखाना हो, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं और कैसे लिखना है वो दिखाते हैं। इलास्ट्रेशन 10, ठीक है। इधर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यहाँ पर सारे लेजर बनाते जाएंगे एक एक करके, और इधर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच।
ठीक है, सबसे पहला लेजर तो देखो हमारा स्टेप्स ये होना चाहिए, ये लेजर ओपन होगा हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। तो दोनों ऑपोजिट तो है वो ठीक है, लेकिन दोनों मिसमैच है, दोनों मैच होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है या तो एंट्री नहीं हुआ होगा या गलत एंट्री हुआ होगा, इस वजह से। तो सबसे पहले हम लोग वही अकाउंट को ओपन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के बुक्स में, और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का। अच्छा, अब ब्रांच के बुक्स में देखो, हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच का अकाउंट है वो क्या बैलेंस होकर रहा है? डेबिट बैलेंस। तो लेजर को कैसे लिखते हैं? डेबिट बैलेंस को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट। तो टू बैलेंस बीडी 31,536 लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिया ये डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। 31 दिसंबर का एंट्री हो, टू बैलेंस बीडी 31,530। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हेड ऑफिस, ब्रांच के बुक्स में जो हेड ऑफिस का लेजर है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 22,645, 31 दिसंबर का, बाई बैलेंस सीडी 22,645, 22,645 ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या लेजर ओपन करना चाहिए। जिसपे नोट्स बना हुआ है उसका भी लेजर ओपन होना चाहिए, और जो एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो एक तो नोट बना हुआ है हम लोग का करेंट एसेट फॉर जो है हेड ऑफिस, ठीक है। तो वो एक लेजर बनाते हैं करेंट एसेट का। और यहाँ पर एक नोट नंबर 2 दिख रहा है स्टॉक रिजर्व का, ठीक है। स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री होगा, तो यहाँ पर एक स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। और इधर करेंट एसेट, ये एक लेजर बना दिया, ठीक है। और बाकी इधर बनाते हैं। अच्छा, इसका अमाउंट लिख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो स्टॉक रिजर्व का देखते हैं, क्रेडिट साइड में 693, तो 31 दिसंबर को बाई बैलेंस बीडी 693, ठीक है। और करेंट एसेट का टू बैलेंस बीडी होगा 23,715, 23,715 करेंट एसेट लिख लिया। और देखते हैं और किस चीज का नोट है। अच्छा, यहाँ और कोई नोट मुझे नहीं दिख रहा है। अब बाकी लेजर और क्या बनेगा वो मुझे ये एडजस्टमेंट बता सकता है कि और क्या लेजर बनाना चाहिए। देखो सबसे पहले दिया है कि रेवेन्यू, ये देखो यहाँ पर बोला है गुड्स ट्रांसफर कैसे होता है हेड ऑफिस से ब्रांच में 10% प्रॉफिट लगा के, बोथ रेवेन्यू अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस चार्ज। तो एक रेवेन्यू अकाउंट का हमें बोला है, तो हम लोग रेवेन्यू अकाउंट चाहे तो बना सकते हैं। देखो हमें यहाँ पर दोनों का रेवेन्यू अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर बोला है कि रेवेन्यू अकाउंट जो बना हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को, ये बोल रहे हैं उस प्राइस चार्ज के अगेंस्ट पे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक रिजर्व का ओपन किया है अकाउंट, तो हम लोग को एक रेवेन्यू अकाउंट बना लेना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो अभी जब बनेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा बनाने से तुम लोग को क्लियर होगा कि रेवेन्यू क्यों जरूरी है। तो एक बार हेड ऑफिस के बुक्स में मैंने रेवेन्यू अकाउंट को लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, इसको बनाना जरूरी नहीं, दोनों ही जरूरी नहीं था कि, लेकिन वो स्टॉक रिजर्व के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर और इंफॉर्मेशन देखते हैं रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच। और यहाँ पर बोला है इंक्लूड्स गुड्स, ठीक है। तो ये गुड्स का इंफॉर्मेशन दिया है, तो मैंने तो करंट एसेट ओपन किया ही है। करंट एसेट जो है, देखो ये जो स्टॉक का बात हो रहा है ये करंट एसेट में इंक्लूड है ब्रांच का, तो ब्रांच का करंट एसेट मैंने बना रखा है। फिर बोल रहा है जो गुड्स इनवॉइस्ड हुआ था और कुछ कैश जो है मतलब भेजा गया था वो इन ट्रांजिट में है, ठीक है। तो यहाँ रिसीवर कौन है? गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच वेयर इन ट्रांजिट। तो ब्रांच जो है वो रिसीवर है एट 31 दिसंबर एज was also a remittance of 3,500 from the branch, ठीक है। और 3,500 रेमिटेंस ब्रांच से आने वाला था, तो इस केस में रिसीवर कौन है? हेड ऑफिस, ठीक है। तो रिसीवर के बुक्स में एंट्री होना चाहिए। तो कैश के केस में
रिसीवर हेड ऑफिस है और स्टॉक के केस में रिसीवर ब्रांच है। तो ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा, देखो इस केस में ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस बोल के कितना 3641, ठीक है। और ब्रांच के हेड ऑफिस के बुक्स में क्या एंट्री होगा, हेड ऑफिस के बुक्स में होगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच बोल के 3500। तो ये एंट्री ओमिशन रहा होगा, तो इसका एंट्री हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग कौन सा लेजर ओपन करेंगे, सीआईटी और जीआईटी। ब्रांच का लेजर के बुक्स में हमें एक सीआईटी का एंट्री करना है और ब्रांच के बुक्स में एक जीआईटी का, मतलब लेजर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं, देखो यहाँ ब्रांच के बुक्स में एक जीआईटी का लेजर बन जाएगा और हेड ऑफिस के बुक्स में एक सीआईटी का लेजर बनना चाहिए, कैश इन ट्रांजिट। ऐसे करके हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा लेजर बना है, नहीं तो फिर सारा लेजर एक एक करके बनाते जाना पड़ेगा। हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के बनाएंगे ना, जिसपे इंपैक्ट आया है किसी ट्रांजैक्शन का, उसी का बैलेंस चेंज होगा तो उसी का लेजर बनना चाहिए। फिर एकदम लास्ट में आ गए, यहाँ पर बोला है कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था जिसका इम्पैक्ट जो है हेड ऑफिस के बुक्स में है लेकिन ब्रांच में नहीं है। जैसे कि एक लॉरी परचेज हुआ था, तो लॉरी परचेज होने का एंट्री होता है लॉरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो लॉरी अकाउंट डेबिट, और देखो ये परचेज बोल रहा है कि परचेज प्राइस बताया है, ब्रांच को ये लॉरी भेजा जा रहा है, मतलब परचेज हेड ऑफिस में क्या होगा, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच के पास अगर लॉरी आ रहा है तो लॉरी अकाउंट वही मेंटेन करेगा, लॉरी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस करेगा। तो ब्रांच अपने बुक्स में एक हेड ऑफिस का लेजर बनाएगा जो ऑलरेडी हम लोग ओपन कर चुके हैं, और एक लॉरी का लेजर बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉरी, ब्रांच के साइड में हमें लिखना पड़ेगा लॉरी अकाउंट, और हेड ऑफिस अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है तो वो क्यों और बना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है डेटर से 750 रिसीव हुआ है, तो डेटर रिलेट टू करेंट एसेट, तो करेंट एसेट का अकाउंट तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं ब्रांच के केस में, ठीक है। तो अब ये देखो, अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने हेड ऑफिस के साइड में लॉरी का कोई एंट्री क्यों नहीं दिखाया। देखो हेड ऑफिस की बुक्स में लॉरी का एंट्री क्या होना चाहिए, हेड ऑफिस बोलेगा मैंने कैश आउटफ्लो करवाया 2500 का, और जो लॉरी खरीदा वो हम ब्रांच को भेजने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन हेड ऑफिस के बुक्स में ये सब का एंट्री हुआ है, ऐसा हमें स्टार्टिंग में बोला है, तो फिर इसका एंट्री हमें करने का जरूरत नहीं। हमें बैलेंस शीट बनाने के पहले अगर हमारा ये बैलेंसेस में किसी भी तरीके का चेंजेस आना चाहिए तो वो हमें ठीक करना चाहिए। देखो शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ना तो ऑमिशन था ना तो कुछ गलत था। तो शेयर कैपिटल को अगर ओपन कर भी लेते हो तो बाई बैलेंस पीडी टू बैलेंस सीडी दोनों ही 1,50,1,50 आएगा, ठीक है। सेम केस फॉर फिक्स्ड एसेट जो है हमारा हेड ऑफिस के केस में होगा, लेकिन हाँ ब्रांच के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस लॉरी को मैंने लॉरी अकाउंट बोल के दिखा दिया, तो ब्रांच का जो बैलेंस है हम लोगों का फिक्स्ड एसेट का वो चेंज हो जाएगा। करेंट एसेट जिसका चेंज बोला है उसका मैंने दिखाया है ब्रांच का। करेंट लाइबिलिटीज में किसी तरीके का इंपैक्ट नहीं है। स्टॉक रिजर्व मैंने ओपन किया है। रेवेन्यू अकाउंट, अगर स्टॉक रिजर्व को ओपन करना है तो रेवेन्यू में इंपैक्ट आएगा, वो हम बताते कैसे आएगा। ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस अकाउंट ये दोनों ओपन हुआ है, तो देखो ये अकाउंट भी ओपन हुआ, ये भी ओपन हुआ, ये भी ओपन हुआ, ये भी ओपन हुआ, ये भी ओपन हुआ। हुआ कौन सा नहीं, शेयर कैपिटल, क्योंकि उसमें ओपन करने से भी कोई ट्रांजैक्शन इंपैक्ट नहीं, क्लोजिंग भी 1,50,000 से आएगा। फिक्स एसेट का हम लोगों ने यहाँ पर लॉरी अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है करंट लाइबिलिटी में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं था तो हम लोगों ने ओपन नहीं किया। अब इस लेजर को हम लोग फुलफिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है बैलेंस, मैंने यहाँ पर लिखा था, ये देखो मैंने बैलेंस यहाँ पर लिखा था ब्रांच अकाउंट में इतना और ये इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व का बैलेंस लिखते हैं। अच्छा वो भी लिख दिया था, स्टॉक रिजर्व भी लिख दिया था। करेंट एसेट, रेवेन्यू से स्टार्ट करते, रेवेन्यू का बैलेंस नहीं लिखा था। चलो हेड ऑफिस का रेवेन्यू 43,210 बाई बैलेंस बीडी लिख लेते हैं, 43,210, ठीक है। अच्छा और क्या है, और जीआईटी, जीआईटी का तो कोई ओपनिंग नहीं है, उसका सीधा सीधा एंट्री पोस्ट होने वाला है। और लॉरी अकाउंट, लॉरी अकाउंट का भी हमारा सीधा सीधा एंट्री पोस्ट होने वाला है, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस सारा लिख लिया, अब नीचे ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं। गुड्स ट्रांसफर्ड होता है 10% प्रॉफिट लगा के और उसी बेसिस पे रेवेन्यू अकाउंट बना हुआ है। फिर हेड ऑफिस जो है, रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2001, मतलब
ब्रांच के पास जो भी स्टॉक है वो सब हेड ऑफिस से लिया गया ही स्टॉक है, मतलब उसमें हमारा लोडिंग इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमें उस लोडिंग को करना चाहिए एलिमिनेट, ठीक है, उस लोडिंग को हमें एलिमिनेट करना चाहिए। तो 1 जन को कितना स्टॉक था देखते हैं। यहाँ पर स्टॉक रिजर्व तो 693 बोला है। अच्छा ये रहा इंक्लूड्स गुड्स रिसिप्ट, अच्छा ये गुड्स रिसिप्ट बताया है, ठीक है, गुड्स रिसिप्ट बताया है हम लोग का 4561, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर ये एंट्री करो, गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस, इसका एंट्री मैंने अभी बताया, वेर इन ट्रांजिट, ठीक है, हेड ऑफिस ने भेजा है जो कि ट्रांजिट में है, तो ब्रांच एंट्री क्या करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, ब्रांच एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो ब्रांच गुड्स इन ट्रांजिट में क्या लिखेगा, टू हेड ऑफिस बोल के, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं टू हेड ऑफिस 3641, ठीक है, ये एंट्री कर दिया 3641। तो हेड ऑफिस के बुक्स में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई गुड्स इन ट्रांजिट बोल के 3641, ठीक है। उसके बाद देखो कैश इन ट्रांजिट था, ये ब्रांच से रेमिटेंस आया था, मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में होगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ठीक है, हेड ऑफिस के बुक्स में होगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच 3500, एक बार चेक कर लेते 3500 है कि नहीं। 3500 है, ठीक है। अच्छा अब ये क्रॉस पोस्टिंग होगा, ब्रांच के अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाई कैश इन ट्रांजिट बोल के 3500, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने पहले ये वाला एंट्री पास कर लिया, फिर यहाँ पर ये कुछ एंट्री बोला था, लॉरी परचेज हुआ है जो कि हेड ऑफिस ने परचेज करके ब्रांच को भेजा है, तो लॉरी अगर परचेज हुआ है ब्रांच उसे रिसीव कर रहा है, तो लॉरी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस होगा, अभी मैंने करके भी दिखाया था, देखो हेड ऑफिस परचेज कर रहा है तो वो ब्रांच टू क्या करेगा, ब्रांच टू कैश या बैंक करेगा, और ब्रांच के पास लॉरी आ रहा है तो ब्रांच एंट्री करेगा लॉरी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 2500, ठीक है। तो हेड ऑफिस में एंट्री हो जाएगा बाई लॉरी बोल के 2500, 2500, ठीक है। और एक एंट्री है यहाँ पर ब्रांच का डेटर, ठीक है, और ए सम रिसीव्ड ऑन है तो ऑन 30th December 2001 फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर 750, ब्रांच डेटर से हम लोग को 750 रिसीव हुआ है, तो ये करंट एसेट में इसका इम्पैक्ट दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रांच डेटर से पैसा रिसीव हुआ है तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच एंट्री ये करेगा कि देखो इसके पास देखो यहाँ पर बोला क्या है, परचेज प्राइस ऑफ लॉरी विच रीच्ड द ब्रांच ऑन 30th September और इज सम रिसीव्ड ऑन 30th September फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर, ये ब्रांच डेटर लैंग्वेज ही हमें बता रहा है कि ये सम रिसिप्ट हेड ऑफिस ने किया है, तभी तो हेड ऑफिस बोल रहा है कि मैंने ब्रांच डेटर से 750 रिसीव किया, तो अभी तो बोल रहा है कि ब्रांच के बुक्स में इसका एंट्री नहीं हुआ है, हमें इसका एंट्री करना है। तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच बोलेगा मेरा डेटर कैंसिल आउट, ठीक है, तो ब्रांच बोलेगा टू डेटर, ठीक है, और हेड ऑफिस से पैसा रिसीव होगा तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, अभी अभी हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन एंट्री में ऐसा किया था, ठीक है। अब हम लोग के पास कोई डेटर का लेजर नहीं है, इसके बिहाफ में करंट एसेट का लेजर है, तो हमें करना पड़ेगा हेड ऑफिस टू करंट एसेट, ठीक है। तो करंट एसेट में हम लोग लिखेंगे बाई हेड ऑफिस बोल के, ठीक है। यहाँ पर करंट एसेट में हम लोग को लिखना पड़ेगा बाई हेड ऑफिस बोल के 750, यहाँ पर लिखेंगे रेमिटेंस बाई ब्रांच, सॉरी रेमिटेंस बाई हेड ऑफिस बिहाफ ऑफ डेटर, ऐसे लिख सकते हैं रेमिटेंस बाय हेड ऑफिस फॉर डेटर, डेटर से जो पैसा मिला था ब्रांच डेटर से हेड ऑफिस के पास था वो रेमिट या रेमिटेंस किया गया है 750, ठीक है। अच्छा और देखते हैं और क्या एंट्री है, और तो देखो ये फिफ्थ नंबर फुल्ली कंप्लीट, फोर्थ नंबर फुल्ली कंप्लीट, अब ये 3 2 बाकी है, ठीक है, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग को बोल रहा है कि गुड्स रिसीव जो हुआ है उसमें इनवॉइस प्राइस का 4565 का स्टॉक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है।
तो ये सॉरी ओपनिंग स्टॉक नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। देखो यहाँ पर बोला है इंक्लूड्स, ये नोट नंबर 3 में जाएंगे तो पता चलेगा। नोट नंबर 3 करंट एसेट से रिलेटेड है, तो करंट एसेट में जो स्टॉक है उसमें बोल रहा है 4565 लोडिंग वाला स्टॉक है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में लिखा जाता है ट्रेडिंग में, सोच के देखो, क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में लिखा जाता है। तो इसका अगर मुझे लोडिंग को एलिमिनेट करना है तो मुझे टू साइड में करना पड़ेगा। लोडिंग एलिमिनेट के लिए जो अकाउंट है उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व या लोडिंग अकाउंट। तो स्टॉक रिजर्व में हम लोग ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, हम बार बार ओपनिंग बोल दे रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग जो है स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। क्यों टू बैलेंस सीडी लिख रहे हैं? जैसे हमारा बाई बैलेंस सीडी है ना, हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बाई क्लोजिंग स्टॉक या बाई बैलेंस सीडी बोल के लिख सकते हैं ना, वैसे ही इसका जब रिजर्व एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि बाई साइड में वो दिखता है, टू साइड में एलिमिनेट होगा, और टू स्टॉक रिजर्व मतलब स्टॉक रिजर्व अकाउंट में टू बैलेंस सीडी बोल के होगा। तो कितना है 4565। तो 4565, अब इसमें कितना लोडिंग एलिमिनेट है 10/110। अच्छा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सिंपल सा बात है, बता ही दिया है कि हमेशा हेड ऑफिस ब्रांच को जब स्टॉक भेज रहा है तो 100 में 10 लगा के भेज रहा है, मतलब ब्रांच के पास जो भी स्टॉक है वो 110 इक्विवेलेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं 110 इक्विवेलेंट टू 4565, 1 इक्विवेलेंट टू 4565 डिवाइडेड बाय 100, देन 10 इक्विवेलेंट टू 10 मतलब लोडिंग, मुझे लोडिंग दिखाना है क्योंकि हम लोडिंग का अकाउंट बनाए हैं। 4565 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, सॉरी डिवाइडेड बाय 110, ये 110 होगा, 110 इंटू 10, देखो वही बाय 4565 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, 4565 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आंसर आ रहा है 450। ठीक है, अच्छा और एक स्टॉक है, उससे भी हमें एलिमिनेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक रिजर्व का दिखाते हैं कौन सा वाला स्टॉक। ये देखो, ये जो हेड ऑफिस का इन ट्रांजिट, ये देखो गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने फिर से एक स्टॉक भेजा था जो ब्रांच के पास अभी तक आ नहीं पहुंचा है, लेकिन आज नहीं तो कल आके पहुंचेगा। तो इसमें भी तो लोडिंग लगा हुआ है, तो इस लोडिंग को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा 3641 वाला। ठीक है, तो इसको भी एलिमिनेट करते हैं 3641 इंटू 10/100। तो टोटल जो स्टॉक है उसमें कितना स्टॉक रिजर्व है वो निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 331। ठीक है, 331। ठीक है, तो टोटल इतना स्टॉक रिजर्व हो गया। ठीक है, अच्छा बस, और देखो हम लोगों ने सारे डेटा का यूज करके कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, एक एक करके लेजर को क्लोज करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्लोज करेंगे बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। कितना आना चाहिए पता है? दोनों में सेम आना चाहिए, या तो दोनों का 31,536 हो जाना चाहिए, या दोनों का हम लोग का बैलेंस 22,645 हो जाना, 28,000 सॉरी, ये वाला वैल्यू दिखाते हैं। या तो दोनों का वैल्यू ये हो जाना चाहिए दोनों साइड में, या फिर दोनों साइड में ये वैल्यू हो जाना चाहिए। देखते हैं कितना होता है, मतलब सेम हो जाना चाहिए, या तो यही रहेगा या चेंज भी होगा तो सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यू होगा पहले हम लोग देख लेते हैं माइनस करके। 31,536 माइनस 3,500, तो 28,036, 31,536, 31,536। ठीक है, अब इधर का भी देखो करके, उतना ही आना चाहिए बैलेंस। देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ एक क्रॉस पोस्टिंग था, ये बाई हेड ऑफिस बोल के, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। करेंट एसेट बोल के डेटर 750, ये क्रॉस पोस्टिंग करना भूल गए थे, इसका टोटल अब लगाते हैं 22,645 प्लस 3,641 प्लस 2,500, 28,786, 28,786 माइनस 750, 28,036 टू बैलेंस
CD। अब देखो दोनों साइड इक्वल और ऑपोजिट बैलेंस आया, ठीक है। इधर क्या क्रेडिट बैलेंस आया, इधर क्या डेबिट बैलेंस आया, तो दोनों साइड कितना आ गया चेक करो, 28,036। मैंने वही बोला कि जो बैलेंसेस है हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का, वो दोनों ऑपोजिट और साथ ही साथ इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल वैल्यू क्या हुआ, ना तो ये सही है ना तो ये सही है, सारे चीजों को एडजस्ट करने के बाद इधर होना चाहिए 28036, इधर भी होना चाहिए 28036, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इक्वल कर लिया, यही हमें सबसे पहले करना है। देखो यहाँ पर मैंने वही लिखवाया था कि हमें चेक करना है, अगर नहीं है तो रिकंसिलिएशन एंट्री के हिसाब से हमें इसको ठीक करना है। तो हम लोगों ने रिकंसिलिएशन एंट्री वगैरह पास करके इसको कैलकुलेशन करके देख लिया, ठीक है। अब स्टॉक रिजर्व का चेक करते हैं। स्टॉक रिजर्व टोटल इधर कितना है देखते हैं। स्टॉक रिजर्व का टोटल यहाँ पर हो रहा है 746। तो 746 माइनस 693, 53 आ गया, ठीक है। इसको क्या बोल के क्लोज किया जाता है, देखो देखो ये हम लोग जब स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करते हैं तो हमें सही वाला ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है कि स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में इतना स्टॉक रिजर्व था, ओपनिंग स्टॉक में इतना स्टॉक रिजर्व था। तो नेट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि फिर हम लोग का एक्चुअल रेवेन्यू कितना था, ठीक है। तो ये हमेशा बैलेंस करके क्या आएगा, बाई रेवेन्यू बोल के आएगा, ठीक है, बाई रेवेन्यू, ठीक है। ये क्यों है हम बता देते, फिर से देखो यहाँ पर हम लोग का क्या है, जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ था और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका टोटल स्टॉक रिजर्व, मतलब इतना जो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब देखो, जब हम 100 रुपए के स्टॉक में 10 रुपीज लगा के भेज रहे हैं 110, तो 10 जो है प्रॉफिट की तरह ऐड तो हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट थोड़ी ना रियलाइज्ड होगा, ये तब होगा जब हम लोग इसको सेल करेंगे एटलीस्ट 110 या उससे ज्यादा में, तब जाके हम लोग का वो रियलाइज्ड होगा। लेकिन अगर नहीं बिका और वो स्टॉक रह गया तो प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड हो गया, इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ओपनिंग में इतना था, ठीक है, और ये देखो पहले से इतना था बाई बैलेंस करके, और ये देखो इतना करेंटली था, ठीक है। मतलब ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक था, और ये सब नेट करने के बाद जो बैलेंस निकल के आएगा वो हम लोग का रेवेन्यू अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग का रेवेन्यू कितना हो रहा है। तो रेवेन्यू हो गया है 53। तो इस रेवेन्यू को अब यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे टू स्टॉक रिजर्व 53, ठीक है। अब इसको अगर बैलेंस करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 43,210। हम बताते हैं फिर से रेवेन्यू क्यों होगा, और ये हो गया 43,157। अब समझ में और भी अच्छे से आएगा, देखो ये कंप्लीट किया ना, अब देखो समझ में आएगा क्यों ऐसा होगा। यहाँ पर हो गया 43,210, यहाँ पर हो गया 43,210। देखो हम लोग को रेवेन्यू दिख रहा था 43,210, लेकिन एक्चुअली रेवेन्यू कितना है पता है, 43,157। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो स्टॉक रिजर्व में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड था उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो गलत दिख रहा था, ठीक है। गलत तो दिखेगा ही, अगर ब्रांच कैसे अपना अकाउंट बनाएगा, ब्रांच बोलेगा मैंने 100 रुपए का स्टॉक लिया, सॉरी 110 का स्टॉक लिया हेड ऑफिस से, और मान लेते हैं कि उसको 150 में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 40, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस को पता है प्रॉफिट 40 नहीं है, प्रॉफिट 50 है, क्योंकि स्टॉक तो एक्चुअली 100 रुपए का था, ठीक है। तो फिर ये हेड ऑफिस 50 रुपीज का प्रॉफिट दिखाने के लिए क्या करेगा, इसमें इसमें जो हम लोग का देखो, अब ये तो बिक गया तो 40 रियलाइज दिखा रहा है, लेकिन हेड ऑफिस को तो वो 50 दिखाना है, तो फिर हेड ऑफिस क्या करेगा, उस रेवेन्यू को यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। रेवेन्यू को वो यहाँ पर, रेवेन्यू में जो स्टॉक रिजर्व है उसको यहाँ ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद उसको एडजस्ट करने से उसे जो है दिख जाएगा कितना प्रॉफिट है। देखो जैसे यहाँ पर 10 रुपए का जो है स्टॉक में रिजर्व इंक्लूडेड था, ठीक है, 10 रुपए का रिजर्व इंक्लूडेड था। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखो, हेड ऑफिस अगर यहाँ 10 रुपए का स्टॉक को दिखा देगा कि इतना इंक्लूडेड था, अब यहाँ पर जितने का सेल हुआ उसको एडजस्ट करने से हम लोग यहाँ पर ट्रू ट्रू प्रॉफिट जो है उसको शो कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब देखो यहाँ पर हम लोग का स्टॉक रिजर्व से रेवेन्यू इतना आया, एक्चुअली ये क्या है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, मतलब जो लोडिंग इस सेल में इंक्लूडेड है, ठीक है, इस रेवेन्यू अकाउंट में, तो वो हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर किया। ये टोटल करके ये देखो 48,210 हमारा रेवेन्यू दिख रहा है, मतलब सेल का बैलेंस दिख रहा है, लेकिन इतना अर्निंग नहीं है इसमें, इतना तो स्टॉक रिजर्व ही था, तो वो माइनस करने से पता चल जाएगा कि एक्चुअल अर्निंग कितना है, 43,157 ऐसे होगा, ठीक है। तो जब भी स्टॉक रिजर्व को क्लोज करोगे वो रेवेन्यू अकाउंट में क्लोज करना पड़ेगा। अब इधर का देखते हैं, बाकी सिंपल है, ये देखो करेंट एसेट हम लोग का कैसे होगा, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी 23,750 माइनस 750, 22,965, ठीक है, ये आ गया करंट एसेट का बैलेंस। गुड्स इन ट्रांजिट को नॉर्मल क्लोज कर देंगे, गुड्स इन ट्रांजिट हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी बोल के 3641 हो गया। देखो यहाँ पर जितने भी अकाउंट थे सारे क्लोज हो गए। अब इधर का कैश इन ट्रांजिट भी वैसे ही क्लोज हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी 3,500। अब बस लॉरी अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है, तो लॉरी अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, इतना लॉरी का बैलेंस है, जब डिप्रिशिएशन लगेगा लगेगा, हमें तो कुछ बताया नहीं है, तो बाई बैलेंस सीडी भी इतना ही दिखाना पड़ेगा 2,500, ऐसे करके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बाकी सारे लेजर आसान है, कोई भी इसमें मुझे नहीं लगता इश्यूज है, क्योंकि सीआईटी का एंट्री हम लोग काफी बार कर चुके हैं, क्लोज बाई बैलेंस सीडी से होगा, लॉरी का अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दिया गया, इधर भी देखो करंट एसेट जैसे जैसे एंट्री हुआ वैसे वैसे क्लोज हो गया। अगर कुछ समझने वाला चीज है वो स्टॉक रिजर्व का ही है, ठीक है, तो स्टॉक रिजर्व पहले से हम लोग का 693 था, मतलब नेट स्टॉक रिजर्व कितना होगा, ठीक है, तो 693 ये ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व था, देखो 1 जन का, इसीलिए देखो ऑपोजिट साइड में लिखा हुआ है, और बैलेंस भी इतना था इसीलिए मैंने ऑपोजिट साइड में लिखा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में होता है, ठीक है, तो उसका स्टॉक रिजर्व मुझे इधर लिखना है, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका स्टॉक रिजर्व मुझे इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इधर जाता है, तो ऑपोजिटली हमें रिजर्व को एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे अगर 110 का स्टॉक दिखा रहे हैं तो उसमें 10 रुपीज का अगर मुझे लोडिंग दिखाना है तब ना जाके ये स्टॉक 100 में शो करेगा, जस्ट वैसा ही, तो यहाँ पर हमें स्टॉक का वैल्यू नहीं दिखाना है, सिर्फ रिजर्व दिखाना है, तो ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व ओपनिंग डेबिट साइड होता है तो उसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में एलिमिनेट होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है वो बाई साइड में होता है तो उसका स्टॉक रिजर्व टू साइड में जो है एलिमिनेट होगा। अब नेट किया है, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ओपनिंग में इतना स्टॉक रिजर्व था, क्लोजिंग में 746 का रिजर्व था, ठीक है, ये ओपनिंग का ये क्लोजिंग का, तो दोनों नेट करके 53 का स्टॉक रिजर्व आएगा, और ये दोनों नेट करने से आंसर आ रहा है 53। 53 किधर आ रहा है, क्लोजिंग में ज्यादा, तो लेजर इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये स्टॉक रिजर्व तो हमारे सेल में इंक्लूडेड, मतलब हमारा रेवेन्यू को इम्पैक्टफुल करता है, तो रेवेन्यू अकाउंट में दिखा दिया। अब रेवेन्यू इतना दिख रहा था, इतना स्टॉक रिजर्व है, तो वो एडजस्ट करने के बाद एक्चुअली रेवेन्यू 43,157 रुपीज हमें दिखेगा, बस यही वाला था, और कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ नेसेसरी लेजर बना के ही दिखाना था, एप्रोप्रिएट लेजर, तो वही एप्रोप्रिएट लेजर ही हम लोगों ने यहाँ पर ओपन किया। और बाकी जो लेजर ओपन नहीं किया है, अगर तुम लोग करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि शेयर कैपिटल, तो क्या लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी 150, इधर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 150, ठीक है, ऐसे करके होगा, जिसका कोई रेलिवेंसी है नहीं, ओपन करने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, तो जिसपे इम्पैक्ट आया है ट्रांजैक्शन एंट्री का वही हमें ओपन करना चाहिए, बाकी ओपन करके कोई फायदा नहीं। तो देखो इलास्ट्रेशन 10 ये थोड़ा सा अलग था, लेजर के हिसाब से बोला था तो हम लोगों ने ये बनाया। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला इलास्ट्रेशन 11, ठीक है, देखो इसमें बोला है कि केपी मैन्युफैक्चर से रेंज ऑफ गुड्स विच इट सेल्स होलसेल कस्टमर्स ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस, ठीक है,
तो देखो बोल रहा है केपी मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ये लोग मैन्युफैक्चरर है और ये गुड्स बेचते हैं, जो ये बेचते हैं होलसेल कस्टमर को ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस से ही होलसेल कस्टमर को बेचा जाता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन बोला है हम लोग पहले एक एक करके इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हम पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या बोला है। तो हेड ऑफिस है, ठीक है, हेड ऑफिस अपने कस्टमर को जब भी सेल करता है तो होलसेल प्राइस में करता है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। होलसेल प्राइस में ही करता है, कस्टमर को जब भी सेल करता है होलसेल प्राइस में करता है। फिर आगे देखते हैं क्या बोला है। ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस, इन एडिशन द हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू ए न्यूली ओपन ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। ठीक है, तो हेड ऑफिस का एक नया ब्रांच ओपन हुआ है। अब इस ब्रांच को हेड ऑफिस जो है स्टॉक भेजता है, लेकिन कितने प्राइस लगा के भेजता है, बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये फैक्ट्री कॉस्ट का क्यों बात आ रहा है, देखो क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर के केस में तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सब आएगा। जैसे तुम लोग कॉस्ट में लास्ट दिन ही जो क्वेश्चन किए थे एक्स वाई कैलकुलेट किया गया था, मटेरियल का प्राइस और लेबर, वहां पर भी फैक्ट्री कॉस्ट देखा था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड देने से फैक्ट्री कॉस्ट। तो बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट जितना पड़ जाता है उस प्रोडक्ट का प्लस 15% प्रॉफिट लगा के ये भेजते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15% लगाने पे जो भी स्टॉक का वैल्यू होगा उतने में भेजा जाता है। मान लेते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट 100 रुपीज होता है और उस पर 15% लगाते हैं, यानी 115 रुपीज में ब्रांच को अपना स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है द ब्रांच देन सेल दिस गुड्स टू जनरल पब्लिक ओनली ऑन कैश बेसिस। ठीक है, अब ब्रांच भी अपने जगह पे जनरल पब्लिक को स्टॉक बेचता है, जनरल पब्लिक को। ठीक है, जनरल पब्लिक यानी कस्टमर, इनका जो कस्टमर है कैसे बेचता है, ओनली कैश बेसिस पे बेचता है। मतलब ये कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन ब्रांच नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक का पैरा मैंने तुम लोग को जिस्ट कर दिया कि क्या बोला है। फिर इसके बाद बोल रहा है द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव ए फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट टू 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। बोल रहा है कि जो होलसेल प्राइस है वो कितना है, इसको लैंग्वेज में बोला है सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर, मतलब होलसेल प्राइस। ऑब्वियसली ये कैसे डिजाइन किया गया है, टू गिव ए, ताकि फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल वैल्यू। ठीक है, सेल वैल्यू पे 30% प्रॉफिट कमा सके, इस बेसिस पे जो है डिसाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेल वैल्यू कितना होगा, तो सेल वैल्यू हो जाएगा, सेल वैल्यू इज कैसा है कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 30% ऑफ सेल्स। देखो हमें यहाँ पर यही तो बोला है ना कि प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, बोला है कि प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल वैल्यू। प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, अगर स्टॉक बेच के जो प्रॉफिट आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, ऐसा हमें क्वेश्चन बोला है। द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक, मतलब जो ब्रांच बेचता है, क्योंकि ब्रांच जनरल पब्लिक को बेचता है, वो कैसे डिजाइन किया गया है, बोल रहे टू गिव ए ग्रॉस मार्जिन कितना ऑफ 30% ऑफ द सेल वैल्यू। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ग्रॉस मार्जिन 30% ऑफ द सेल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और बीच में एक ब्रैकेट में डेटा दिया हुआ है वो भी हम बताते हैं। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन बोला है 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बोला है, दैट इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। बोल रहा है कि ग्रॉस मार्जिन कैसा है, ग्रॉस मार्जिन का और एक इंफॉर्मेशन भी दिया है, ग्रॉस मार्जिन का और एक इंफॉर्मेशन भी दिया है। ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट एक ही बात है। सेलिंग वैल्यू देखो क्या बोला है, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। अच्छा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस यानी 115। ठीक है, 115 ही कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस है। ब्रांच को कितने का कॉस्ट पड़ता है हेड ऑफिस से लेने का, 115। तो हमें वही बोला है कि ग्रॉस मार्जिन जो है इन्होंने डिसाइड किया वो है सेलिंग प्राइस जो इनका होगा माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। तो ये दोनों पैरा से जो भी जिस्ट बन सकता था वो मैंने बना के दिखाया। ठीक है, फिर बोल रहा है KP operates from rented premises and leases all other types of fixed asset। तो इनका जो प्रीमाइसेस है वो रेंटेड है, जितने भी फिक्स्ड एसेट ये यूज करते हैं सारे लीज पे लिए गए हैं। द रेंट एंड हायर चार्जेस, क्योंकि अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो रेंट भरना पड़ता है, और अगर लीज पे कुछ लिया है तो हायर चार्जेस देना पड़ता है। फॉर दीज आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है ये सारे खर्चे को ओवरहेड में इंक्लूड किया गया है।
और जो कि ट्रायल बैलेंस में हमें दिखेगा। अच्छा, वो तो ट्रायल बैलेंस देखने से पता चलेगा। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ईयर एंडेड 31 December 2001 इन कॉलमनर फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर हेड ऑफिस ब्रांच द एंटायर बिजनेस। हमें कॉलमनर फॉर्म में ट्रेडिंग पीएल बना के दिखाना है, ठीक है, हेड ऑफिस का, ब्रांच का और एंटायर बिजनेस का। और नेक्स्ट पॉइंट भी बोला है बैलेंस शीट बना के दिखाना है, ठीक है। तो हम जस्ट एक बार स्ट्रक्चर बनाते देखते हैं, जितना हो पाता है, पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। यहाँ मैंने जगह रख दिया, 2 वर्किंग नोट बनेगा, वो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तुम लोग का अगर जगह नहीं है तो जगह रख दो थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। इन द बुक्स ऑफ केपी trading and profit and loss account for the year ended 31st of March, सॉरी 31st of December था शायद, देख लेते हैं। हाँ, December 2001। पर्टिकुलर्स, हेड ऑफिस, ब्रांच और टोटल। देखो हमें बोला है कॉलमनर फॉर्म में तीनों चीज को दिखा, एंटायर बिजनेस, एंटायर बिजनेस मतलब दोनों का टोटल, ठीक है, तो इसीलिए मैंने टोटल लिख दिया। और पर्टिकुलर्स, हेड ऑफिस, ब्रांच और टोटल, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा ट्रेडिंग पीएल, और इसके लिए लगभग पूरा 1 पेज लगने वाला है, ठीक है। और बाकी बनेगा बैलेंस शीट, बाकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of December 2001। देख लेते हैं एक बार, 2001 ही था शायद। एसेट्स, लाइबिलिटीज। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल, जैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं। सबसे पहले देखो, टू रॉ मटेरियल परचेज, हेड ऑफिस ने परचेज किया है, टू बोल रहे हैं, सॉरी, रॉ मटेरियल परचेज। तो रॉ मटेरियल परचेज को हम लोग क्या लिखते हैं, टू रॉ मटेरियल परचेज बोल के। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। क्या हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन है? ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। तो ये पहले लिख लेते, दिख ही गया है जब, तो टू ओपनिंग स्टॉक बोल के लिख लेते, ताकि हमें पता चल जाए कितना जगह हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर से जगह रखने से प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम पहले ही लिखवा दे रहे। टू ओपनिंग स्टॉक में सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल का डेटा मिला। रॉ मटेरियल है 1800 हेड ऑफिस का, ठीक है। तो हेड ऑफिस के बुक्स में मैंने 1800 लिख दी, ब्रांच में है नहीं तो टोटल में भी 1800 चला जाएगा। और भी ओपनिंग स्टॉक है नीचे, ये देखने से पता चलेगा। फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और एक है फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश गुड्स इसका है 13,000 और इसका है 9,200। इस बार ब्रांच का भी डेटा है, ये देखो 9,000, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22,200, ठीक है। तुम लोग चेक करके देखना। ओपनिंग स्टॉक के बाद देखो डेटर, डेटर हम लोग का कहाँ पर जाएगा, डेटर हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। 37,000 सिर्फ हेड ऑफिस का है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, लिखो डेटर, यहाँ पर हाइफेन देके हेड ऑफिस, कॉन्सोलिडेटेड होगा ना, ब्रांच का है नहीं तो फिर यहाँ कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर ब्रांच का होता तो वो ऐड करना पड़ता, तो डेटर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है कैश। तो कैश दोनों का है तो दोनों का लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैश है हम लोगों का 22,000 और 1,000। कैश हेड ऑफिस का है 22,000 और ब्रांच का है हम लोग का 1,000, ठीक है। अभी टोटल नहीं कर रहे, अगर कोई और एडजस्टमेंट हो, मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। अच्छा सॉरी, ऊपर का तो डेटा रह गया, मैंने 20 से लिया था ना, तो टू रॉ मटेरियल परचेज, ये भी लिख लेते नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। टू रॉ मटेरियल परचेज, टू रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है। तो रॉ मटेरियल परचेज हम लोग का हो जाएगा, टू रॉ मटेरियल परचेज हम लोग का हो जाएगा 35,000 सिर्फ हेड ऑफिस का। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट वेजेस 1,08,500, ये भी सिर्फ और सिर्फ जो है हेड ऑफिस का है, 1,08,500।
अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या खर्चा है। फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी सिर्फ हेड ऑफिस का है 39,000 टू फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया FOH। ये है हम लोग का 39,000 ओनली एंड ओनली फॉर हेड ऑफिस। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद स्टॉक लिख दिया, रॉ मटेरियल का था लिख दिया, फिनिश गुड्स का लिख दिया, डेटर लिखा, कैश लिखा। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी ये हम लोग का PL में जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी तो PL के लिए कितना जगह रखना पड़ेगा, देखो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद एक लाइन और रख के ग्रॉस प्रॉफिट के जितना जगह रख के यहां से लिखते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, ठीक है। ये देखते हैं कितना कितना बताया है, 13,900 और 4,000, तो 13,900 और 4,000 दोनों का टोटल करने से 17,900 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्समैन सैलरी, ये भी PL में आएगा 22,500 और 6,200 टू सेल्स मैन सैलरी, ठीक है। तो ये 22,500 और 6,200, तो ये 500 200 700 28,700, ठीक है। ये हो गया सेल्समैन सैलरी। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड 12,500 और 2,300 टू, इसको हम शॉर्ट में लिख दे, इतना बड़ा नाम लिखने का तो जगह है नहीं, टू सेलिंग ओवरहेड लिख देते हैं, टू सेलिंग ओवरहेड बोल के लिख देते हैं, ठीक है। 12,500 और 2,300, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 13 14 14 और यहाँ पर हो गया 5 और 3 8 14,800, ठीक है। टोटल करके ये लिख दिया। अच्छा, इसके बाद इंटर यूनिट अकाउंट, इंटर यूनिट अकाउंट 5,000 और इधर है हम लोग का 2,000, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम बताएंगे इसका ट्रांजैक्शंस कैसे दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको रहने दो, इंटर यूनिट अकाउंट जो है हम ये बताएंगे कैसे होगा। फिर कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दो 50,000, सिर्फ हेड ऑफिस का दिख रहा है, ठीक है। तो कैपिटल 50,000 इनर कॉलम में लिखा क्योंकि उसमें प्रॉफिट या लॉस एडलेस होगा। सन्ड्री क्रेडिटर 13,000, सिर्फ एक ही का है हेड ऑफिस का, तो सन्ड्री क्रेडिटर 13,000। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ठीक है। मतलब वही जैसे हम लोग डेटर पे प्रोविजन करते हैं ना, कि हमें हो सकता है कि इतना डेटर से पैसा ना मिले तो उस प्रोविजन के पैसे को हम लोग लेस कर देते हैं, प्रोविजंस को लेस कर देते हैं, पैसा बोल रहे हैं। उसी तरीके से प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक जो है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हम लोग देखो 1,200 जो दिया हुआ है इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, जैसे अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेटर दिया हुआ रहता है तो हम लोग दो तरीके का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या तो न्यू प्रोविजन के साथ उसे लेस करके दिखाते हैं या बाई साइड में ब्रॉट डाउन कर देते हैं जो ओल्ड वाला प्रोविजन रहता है। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा ब्रॉट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर स्टॉक रिजर्व, जगह एक लाइन इसीलिए छोड़ा है GP को ब्रॉट डाउन करने के लिए, प्रोविजन फॉर स्टॉक रिजर्व, ठीक है। जैसे डेटर का प्रोविजन ब्रॉट डाउन करते हो वैसे ही 1,200 सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस का है, तो 1,200 यहाँ पर ब्लैंक और टोटल में 1,200, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सेल्स 2 लाख और 65,200 सेल्स ट्रेडिंग में आएगा, बाई सेल्स 2 लाख और 65,200, तो 2,65,200 हो गया, सेल्स हो गया। अच्छा, इसके बाद है गुड्स सेंड टू ब्रांच 46,000, ब्रांच को गुड्स भेजा गया है, तो हेड ऑफिस ने भेजा है, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मैंने ये शॉर्ट में लिखा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने स्टॉक भेजा है तो ब्रांच के केस में परचेज होगा, परचेज डेबिट साइड होता है, तो टू साइड में एंट्री ब्रांच के यहाँ पर आएगा, इसको अच्छे से समझ लो। देखो, जब गुड्स भेजा गया है हेड ऑफिस से, तो हेड ऑफिस जो है वो सेलर है, ब्रांच जो है परचेजर है, तो यहाँ पर हम लोगों को किसके कॉलम में लिखना पड़ेगा, ब्रांच के कॉलम में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच
यानी कि हेड ऑफिस ने सेल किया तो यहाँ पर सेल कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। अब रहा ये टोटल में 46,000 लिखना या नहीं लिखना ऑप्शनल है, ठीक है, क्योंकि ये है इंटर ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेम अमाउंट का ट्रांजैक्शन दोनों के लिए है, किसी का परचेज किसी का सेल, उस केस में हमें टोटल कॉलम में दिखाना जरूरी नहीं है, दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि दिखाने से देखो कुछ अलग इंपैक्ट तो आएगा नहीं, इधर भी 46,000 का टोटल आएगा, इधर भी 46,000 का टोटल में इंपैक्ट आएगा। इसलिए बोला जाता है टोटल के इजीनेस के लिए कि हम लोग का अगर सेम ट्रांजैक्शन है तो हमें ये टोटल नहीं भी लिखने से चलेगा, तो फिर टोटल को यहाँ हमें लिखना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिख के दिखा दिया कि देखो 46,000 इधर लिखोगे तो क्या इंपैक्ट आएगा, कुछ नहीं, जब लेजर का टोटल करोगे दोनों साइड 46,000 का इंपैक्ट दिखेगा, तो फिर अगर नहीं भी दिखाते तो भी चलेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन है उसका टोटल दिखाने का जरूरत नहीं है। फिर बोला है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500, ठीक है, ये दिखा रहा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अच्छा, हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव्ड हुआ है, ये कौन दिखा रहा है? ब्रांच दिखा रहा है, ठीक है। ब्रांच बोल रहा है हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव्ड हुआ था 44,500 का, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, रुको एक सेकेंड। 44,500 का गुड्स रिसीव्ड हुआ है, गुड सेंड टू ब्रांच हुआ, ठीक है, और 44,500। अच्छा, अब देखो ये जो है गुड्स सेंड किया गया है, लेकिन हेड ऑफिस बोल रहे हैं, ब्रांच बोल रहे हैं मैंने सिर्फ इतना ही रिसीव किया है, इसको एंट्री नहीं करना है। क्यों? देखो हम बताते हैं, जितना ब्रांच को सेंड किया गया है उतना ही उसको रिसीव होना चाहिए, मतलब उसको 44,500 नहीं, उसे 46,000 ही रिसीव होना चाहिए। इसका मतलब कुछ उसका इन ट्रांजिट होगा जो नीचे पढ़ने से ही पता चलेगा, ठीक है। तो नीचे का इंफॉर्मेशन मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, और टाइम भी नहीं है हम लोग के पास, काफी काफी सारा इंफॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन अभी कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। लेकिन हम तुम लोग को यहाँ पर जस्ट इन ट्रांजिट वाला दिखा देते हैं। ये देखो 20 दिसंबर द ब्रांच रेमिटेड 1,500, ये तो रेमिटेंस रुपीस का बताए। ये देखो हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स टू ब्रांच इनवॉइस्ड 1,500 एंड दिस टू हैव नॉट येट बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच। तो यहाँ 1,500 लगाओ, लगाने से ही 46,000 आएगा, मतलब जीआईटी है 1,500। तो अगर हमें किसी चीज का एंट्री दिखाना पड़ेगा तो वो 1,500 का दिखाना पड़ेगा, 46,000 का ट्रांसफर। और मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि हेड ऑफिस ने 46,000 का ब्रांच को भेजा है, ब्रांच ने 46,000 का रिसीव किया है, लेकिन एक्चुअली उसने पूरा तो रिसीव नहीं किया है क्योंकि 1,500 इन ट्रांजिट है। तो वो जब क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे वहां एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट दिन बताएंगे, अभी तो टाइम नहीं होगा बताने का क्योंकि तुम लोग का नेक्स्ट क्लास है। लेकिन इसका मैंने ये जो ब्रॉड डाउन है वो इसीलिए दिखा दिया कि नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स के तरह है, ओपनिंग स्टॉक परचेज इस तरीके से लिखते जाओगे, बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में लिखोगे तो ये इस तरीके से हमारा फाइनल अकाउंट्स बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट आएगा वो सारे ये नीचे जो इंफॉर्मेशन है एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको देखने के बाद ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाकी जो पोर्शन रह गया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही करते, जो भी किया है वो तुम लोग देखो, ये हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। ये तुम लोग खुद से मत करना, ये नहीं है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते।